All right. So let's move to the topic. Today we are going to study about the architectures related to Buddhism. So Buddhism is basically means the architecture that are related to Buddhism are of two types. One is a stupa and second one is chaitya. तो आपसे इन दोनों के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि चैत्य क्या होते हैं और स्तूप क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होते हैं। या कभी कभी विहारास के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो स्तूप चैत्य विहार आप तीन समझ सकते हो। हालांकि इसमें रिलीजियस प्लेस दो ही है, एक है चैत्य और दूसरा है स्तूप। विहार वो जगह होती है जहां पर लोग रहते हैं, दैट इज द रेजिडेंस ऑफ मॉन्क्स, नथिंग एल्स। सबसे पहले हम चैत्य से शुरू करते हैं। चैत्य क्या होता है? तो चैत्य जो है वो शब्द चिता से बना हुआ है। चिता मतलब अंत्येष्टि जहां पर होती है, ठीक है। तो जहां कहीं भी ऐसे जो है अवशेष रखे हों बुद्धिज्म से रिलेटेड और जिसकी पूजा की जाती हो जहां पे, वो है चैत्य। आप साधारण भाषा में समझ सकते हो कि चैत्याज आर द टेम्पल्स ऑफ बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म के टेम्पल हैं। होते कहां पे हैं? ये इस तरह से बनाए जाते हैं, स्तूप जैसा ही बनता है। चैत्याज आर ऑल्सो लाइक स्तूपास। So let's resume. Chaityas were basically the temples where Buddhist worship. ये बनते कैसे हैं? ये बनाए जाते हैं किसी भी जगह पर जो खास करके गुफाएं होती है, विहार होते हैं, तो गुफाओं को काट करके उसके अंदर ही, अब ये पूरी की पूरी गुफा है, ये गुफा काट करके बनाया गया, ये अलग से बाहर कंस्ट्रक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये गुफाओं को काट करके इस तरीके से अंदर एक स्तूप नुमा बनाया जाता है। तो ये रहता तो ये भी स्तूप जैसा ही है, बस फर्क ये है ये पत्थर को काट के बनाया जाता है, इसके अंदर कुछ रखा नहीं जाता है। और तीसरी बात, ये गुफाओं के अंदर में पाया जाता है, बाहर ओपन में नहीं। बाहर ओपन में जहां पर बुद्धिज्म से रिलेटेड या बुद्ध से रिलेटेड कोई भी अवशेष जमीन में गाड़ करके ऊपर से मिट्टी और चीजों से जो ढक दिया जाए, ईंट मीट से, बाद में उसे अर्धवृत्ताकार जिसको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर शेप दे दिया जाए, तो दैट बिकम्स स्तूपा। तो बाहर जो बनाया जाता है, कंस्ट्रक्टेड होता है, वो होता है स्तूपा। और जो गुफा के अंदर पत्थरों को काट के ही बना दिया जाए स्तूप जैसा, दैट बिकम्स चैत्य, ठीक है। ज्यादातर ये चैत्य जो है वो बिहारों में हुआ करते थे, जहां पर भिक्षु भिक्षुणी रहते थे, उन्हीं जगह पर इस तरह के चैत्य बनाए जाते थे। तो ये जो है ये भी सेमी सर्कुलर होते वैसे ही है जैसे कि स्तूप, बट दे आर इनक्लोज्ड स्तूप। आप कह सकते हो कि ये ढके हुए स्तूप होते थे, जहां पर ऑलरेडी एक छत होती है, जहां पर एक गुफा होती है और गुफा के अंदर पाए जाने वाले स्तूप चैत्य होते हैं। Bihar, Bihar are the places or the basically the caves where monks usually resided. जहां पर जो है वो ऐसे caves जहां पर बहुत सारे monks रहते हों, उनका रेजिडेंस हो, वो बिहार कहा जाता है। बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडियन कल्चर में? चलिए देखते हैं। बुद्धिज्म हैड मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर। कुछ एक चीजों को बात करें जैसे कि अहिंसा। आज भी देखो हिंदुस्तान का या भारतीय संस्कृति के जो बहुत मूल विशेषताएं हैं, उनमें अहिंसा एक है। आप देखते हो कि हमारे यहाँ जो आजादी की लड़ाई भी लड़ी गई, वो भी अपने अंतिम फेज में अहिंसात्मक होकर के लड़ी गई। तो अहिंसा ये चीफ कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म का, ठीक है। अंत में जाकर के ये हमारे पूरे राष्ट्र का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट बन गया है, आजादी की लड़ाई और गांधी जी के टाइम में। अच्छा, गांधी जी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए हैं और गांधी जी कई सारे महापुरुषों का एक समन्वय थे। कैसे? जैसे कि हमारे यहाँ एक
किसी जमाने में राम पैदा हुए, किसी जमाने में कृष्ण पैदा हुए, किसी जमाने में जो है ये बुद्ध पैदा हुए। ये राम, कृष्ण, बुद्ध, इन सभी का, हरिश्चंद्र, इन सभी का एक एक समन्वय आप कह सकते हो गांधी जी में था। सर लेकिन गांधी जी अपने घर वाले लोग को इंस्पायर नहीं कर पाए। वो अलग बात है, उनकी बेटी चोरी कर रही है पोती। वो अलग बात है। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है कि राम या कृष्ण या बुद्ध ये सब अपने घर वालों को इंस्पायर बहुत कर पाए? इनके घर वाले क्या करने लगे? इनके जैसा कोई हुआ नहीं। अगर उनमें देखा जाए तो धैर्य और त्याग वो राम वाला था, सत्य और उसके पीछे वो जो है तकरीबन हरिश्चंद्र वाला काम करते थे। जो है नीति, नीति में कृष्ण से कम नहीं थे। कृष्ण ने पूरा महाभारत लड़ा लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाया। इन्होंने भी कसम खा ली हथियार नहीं उठाएंगे, है कि नहीं? और ऐसे ही बुद्ध अहिंसा, तो तत्वदर्शी वैसे ही थे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेशन में बुद्धिज्म का सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो रहा है अहिंसा। दूसरा, अगर आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो इस मामले में भी स्तूप, बिहार और चैत्य ये बुद्धिज्म की देन है। जैसे सांची स्तूप हुआ, भरौत स्तूप हुआ, गया में भी बहुत सारे आपको आर्किटेक्चर मिल जाएंगे, चैत्य मिलेंगे दुनिया भर में, देश में तो अपने बहुत सारे हैं। ये सारा कुछ सर आपने एक स्तूप के बारे में बताया था, वो जो गुजरात पे एक मंदिर में है, जो बताया था आपने कि उसके सीधे में वहां पर सिर्फ पानी ही पानी है, उस स्तूप पे बना है। उसका एग्जैक्टली नाम क्या था? ध्यान आएगा तो बता दूंगा दोबारा से। सर तो वो क्या ये बुद्धिज्म से था कि वो उसके पहले का था? आ, कौन सा था, हमें नाम बताओ फिर हम बताएं किस टाइम का रहा होगा। सर गुजरात में जो सबसे टेम्पल है उसका नाम बताइए, जो सबसे फेमस है, सोमनाथ क्या? जिसके साउथ, हाँ सोमनाथ टेम्पल में जो एक स्तूप है आप बताए थे, उसके ऊपर वो बाण त्रिशूल स्तंभ, गया है और। वो बाण स्तंभ है, वो स्तूप नहीं है। तो ये स्तंभ और स्तूप अलग होता है? हाँ, और क्या, स्तंभ मतलब होता है पिलर, स्तूप जो है वो सर्कुलर होता है, माउंड होता है, वो बिल्कुल अलग चीज है। और वो बुद्ध जो है महात्मा बुद्ध के काफी बाद का है, मतलब ये तो 5th-5th सेंचुरी एडी की बात है। आज से फिर भी 1500-1600 साल हो गए, लेकिन ये फिर भी बात का है। और जितने भी ये सांची का जैसे स्तूप हुआ, भरौत का हुआ, अमरावती का हुआ, ये सारे जो स्तूपों की हम बात कर रहे हैं ये अशोक के ही समय के थे, मतलब ऑलमोस्ट 250 बीसी के आसपास। तीसरा जो देन है बुद्धिज्म का है वो है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। इसने एजुकेशन में बड़ा प्रमोशन किया। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर बनी, ये इसकी देन है। देन लैंग्वेज ऑफ पाली, पाली लैंग्वेज का विकास ये भी बुद्धिज्म की देन है। आपसे पूछा जाए बुद्धिज्म ने क्या दिया तो ये दिया। और उसके बाद इसने स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर, हिंदुस्तान के कल्चर को दुनिया भर में फैलाया, ये भी एक बहुत बड़ी देन है बुद्धिज्म की। अब ये चैत्य और विहार जिस तरह से कैसे बनते थे वो आपको दिखा दे। ये देखो बेटा विहार है, ये विहार है। विहार का मतलब वो जगह होती है जहां पर मॉन्क्स रहते हो, तो ये नालंदा विहार है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि आगे चल करके यहाँ पर जो मॉन्क्स रहते थे, जो टीचर्स रहते थे, वो बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। और ये इस तरह से देखो, ये पूरा का पूरा पहाड़ है, पत्थर है, इस पत्थर को ही काट काट करके, ये पिलर अलग से थोड़े जोड़े गए हैं, ये पत्थर ही काट करके गुफा बनाया गया। इस तरीके से बिहार बनते हैं। सेक्रेड प्लेसेस, पवित्र स्थान कौन कौन से हैं? तो 4 पवित्र स्थान बुद्धिज्म के माने जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 4 सबसे महत्वपूर्ण है। उनमें पहला है लुम्बिनी जहां पर महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, दूसरा है बोध गया जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तीसरा सारनाथ जहां पर उन्होंने नए धर्म की स्थापना करी थी या धर्म चक्र का परिवर्तन किया था, पहली बार चलाया था, और चौथी जगह है कुशीनगर जहां पर उन्हें
मृत्यु प्राप्त हुई थी, जहां पर उन्हें निर्वाण मिला था। ठीक है, तो ये चार तो बहुत जरूरी जगह है जहां आप याद कर लो। और इन चारों के अलावा भी बहुत सारे बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज हैं, जैसे कि ये अजंता और एलोरा, ये दोनों महाराष्ट्र में औरंगाबाद में गुफाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसको याद कर लो, ये पूछा जाता है। अमरावती, ये इंपॉर्टेंट जगह है। आंध्र प्रदेश में ये नागार्जुनी कोंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। सांची मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इधर तो भरा पड़ा हुआ है, बोध गया, गया, राजगृह, हाँ, नालंदा, ठीक है, इधर सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये सब इंपॉर्टेंट प्लेसेस है बुद्धिज्म से रिलेटेड। हमने बात किया था कि हम लोग चैत्य के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम स्तूप के बारे में बात करेंगे। तो नाउ लेट अस सी समथिंग अबाउट स्तूपास। स्तूपा क्या होते हैं? स्तूप जो शब्द है वो पाली में थूप कहा जाता है, संस्कृत में वो स्तूप है, पाली भाषा में इसे थूप कहते हैं। थूप का मतलब टीला। So the mounds where the relics of Buddha, such as his bodily remains or his objects that were used by him, वो buried, known as stupa। ऐसी जगह जहां पर बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष, जैसे कि उनके पार्थिव शरीर का अंश हो गया, उनकी अस्थियां हो गई, या वो जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे, लाइक वो अगर कोई कपड़ा पहन रहे हैं तो उनके कपड़े का कोई टुकड़ा हो गया। कुछ एक जगह पर तो बात करी जाती है कि उनके दांत, उनके बाल, इस तरह की चीजें भी कलश में स्थापित करके रखी गई हैं, उनके ऊपर पूरा माउंट तैयार किया गया। एक चीज और मानी जाती है कि जब महात्मा बुद्ध मरे थे तो उनके अंत्येष्टि के बाद उनके शव को, उनके जो भस्मावशेष था, उनको, उनके संस्कार के बाद उनकी जो अस्थियां थी, उन्हें एक कलश में गाड़ करके और एक स्तूप बनाया गया था श्रीनगर में। और बाद में उनके जो है तमाम फॉलोअर्स में एक फॉलोअर अशोक भी हुआ। कहते हैं कि अशोक ने उस स्तूप में से बुद्ध की अस्थियां निकलवाई और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारा में बंटवा दिया। कुल 84,000 स्तूप का निर्माण कराया। इतना बहुत ज्यादा होता है, कुछ ज्यादा ही कह दिया गया है, लेकिन आप फिर भी मानो कि बहुत सारे स्तूपों का निर्माण अशोक ने कराया था। उनमें से सांची वाला भी स्तूप एक है जो अशोक ने करवाया था। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक ने सांची वाला स्तूप तब बनवाया था जब वो अभी बुद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं हुआ था, तभी उज्जैन का गवर्नर था, तभी से वो उसको प्रमोट कर रहा था बनने के लिए। वो आप सोचोगे कि बुद्धिज्म में नहीं गया था तो फिर वो क्यों बनवाया था? दरअसल कहते हैं कि उज्जैन के पास विदिशा पड़ता है, वहां पर एक विदिशा के ही किसी नगर सेठ की एक कन्या थी देवी, जिससे अशोक का प्रेम हो गया था और फिर अशोक ने, और वो बुद्धिस्ट थी, बात समझे, तो उसके प्रभाव में आकर के सांची का स्तूप बनवाया। आप यूं कह सकते हो कि दुनिया में आज हम हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि प्रेम का प्रतीक ताजमहल है, तो ताजमहल तो बहुत बाद में बना हुआ है, उससे ज्यादा बड़ा प्रेम का प्रतीक वो सांची का स्तूप है, जो देवी और अशोक के प्रेम का की निशानी है। और बुद्धिज्म से रिलेटेड एक जगह भी। सो जहां कहीं भी बुद्ध से जुड़े हुए उनके अवशेष रखे गए हैं, बॉडली रिमेन्स रखे गए हैं, वो सब स्तूप कहे जाते हैं। इट इज नोन दैट अशोका distributed portions of Buddha's relics to every important town and ordered the construction of stupa over them. And the stupa at Bharaut, Sanchi, Sarnath, ये कुछ ऐसे थे जिन्हें उसने 2nd century BC या उससे पहले ही बनवा दिए गए थे। Inscriptions found on the railings and pillars of stupa give an idea about the donations given by the kings. आप किसी भी स्तूप में चले जाओ तो वहां पे आपको स्तूप के अगल बगल में बहुत सारे जो उसके रेलिंग्स वगैरह होंगे ना, उनमें कुछ लिखा होगा। उनमें अक्सर करके उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिन्होंने दान दिया। आप जानते हो जैसे बड़े बड़े मंदिर बनते हैं तो मंदिर भी अकेले कोई नहीं बनवाता, वो दान के पैसों से बनता है। तो आप किसी भी मंदिर में चले जाते हो तो आपको नजर आने लगता है कि ये पंखा फला आदमी ने दान दिया है, ये बल्ब इन्होंने लगवाया है, घड़ी इन्होंने दी है, फ्लोरिंग इन्होंने करा दी है। तो इस तरह से जिन लोगों ने जो जो कुछ दान दिया है वो दान पट्टी, आजकल तो पट्टी पे लिखी जा रही है या किसी बोर्ड पे लिख करके टांग दिया जाता है, लेकिन उस दौर में पत्थर पे ही नाम लिख दिया जाता था
ये कौन इसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है? तो इसमें किंग्स, गिल्ड्स, भिक्षु, भिक्षुणी, ऑर्डिनरी मैन, विमेन, हर कोई इस तरह के स्तूप को बनाने में आर्थिक रूप से मदद किया करते थे। स्तूप का स्ट्रक्चर कैसा होता था अब हम ये पढ़ेंगे। तो स्तूप बेटा देखो इस तरह का होता है, ये दिस इज कॉल्ड स्तूप, ये सांची स्तूप है और ये अच्छी हालत में मिला हुआ है, इस वजह से हम इसके उदाहरण से तमाम चीजों को सीख सकते हैं। स्तूप के पार्ट की बात करें तो सबसे पहले आप देखो ये जो आपको गोला सा सर्कल, सेमी सर्कल दिख रहा है, ये बड़ा सा गोला, दैट इज कॉल्ड अंडर। ठीक है, ये क्या है? अंडर। और ये इसके अंदर माना जाता है कि जो है जमीन में सबसे नीचे वो एक कलश रखा जाता है जिसमें बुद्ध से जुड़ी हुई कोई उनके अवशेष होंगे, कोई स्मारक होगा, कोई स्मृति होगी, और उनके ऊपर ये मिट्टी पहले डाली जाती है, पूरी मिट्टी से भर दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर पत्थर या ईंट भी लगा दिया जाएगा ताकि मिट्टी गले ना। काफी विशाल बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद तब ये बनाया जाता है मेधी। मेधी का मतलब होता है करधनी, या उसको जो बांधता है मेखला, वो मेधी हुआ। मेधी के आगे फिर ये होता है इनक्लोजर वॉल, ये एक तरह का बाउंड्री है। तो ये पहली बाउंड्री होती है, इंपॉर्टेंट है। यहां से लेके और मेधी के बीच में, इन दोनों के बीच में जो जगह होती है उसी में लोग परिक्रमा करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रदक्षिणा पथ। यानी इनक्लोजर वॉल के अंदर और मेधी से पहले लोगों के परिक्रमा की जगह बनती है। अक्सर करके चारों तरफ, चारों दिशाओं में एक एक गेट बनता है इसमें घुसने के लिए। ठीक है, तो ये तो रहा गेट। अब इसमें देखो ये पुराना है और ये नया है, मतलब ये पहले ऐसा गेट हुआ करता था, बाद में टूट गया तो फिर ये लगाया गया है। ये टूटा हुआ गेट बाद में ठीक कराया गया। और गेट के ऊपर ये जो बने हुए हैं, दिस इज कॉल्ड तोरण। क्या कहते हैं इसको? तोरण। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है तोरण। घरों में अक्सर करके कुछ एक टांग दिया जाता है ना जहां से आप घुसते हो, दैट इज कॉल्ड तोरण। तोरण के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक ये हौज जैसा बना होता है, दैट इज कॉल्ड हर्मिका। ठीक है, हर्मिका या यष्टि, इसे माना जाता है कि ये जो है ईश्वर का स्थान है, मतलब दिव्य स्थान यही है। और इसके सबसे ऊपर एक छतरी होती है। छतरी भी एक नहीं तीन लगती है, एक दो तीन, ये तीन छतरी लगती है। तीन क्यों लगती है? मतलब ये तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाती है। कौन कौन सी? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये तीन प्रतिज्ञाओं की प्रतीक ये छतरी होती है। सो स्तूपा इज अ संस्कृत वर्ड दैट मींस हीप। ये बहुत पहले से चला आया, ऐसा नहीं है बुद्ध के टाइम पे ही ये शुरू हुआ। बुद्ध से पहले भी महान लोगों की याद में इस तरह की स्मृति चिन्ह बनाए जाते थे। ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड अबव अंडर देयर वाज अ हर्मिका और बालकनी लाइक स्ट्रक्चर, जो कि अडोब ऑफ गॉड्स होता है। ये जो हर्मिका है उसको कहते हैं अडोब ऑफ गॉड। अराइजिंग फ्रॉम हर्मिका देयर इज अ मास्ट दैट इज कॉल्ड यष्टि। इसके ऊपर ये छतरी होती है, यष्टि होती है, अम्ब्रेला होता है। और ये अक्सर करके तीन हुआ था। अर्ली स्तूप कौन कौन से थे? शुरू में कौन कौन से स्तूप बनाए गए थे? तो शुरू में जो स्तूप बने थे वो थे सांची के और बरौत के। दे वो प्लेन एक्सेप्ट फॉर द स्टोन रेलिंग्स। ज्यादातर वो प्लेन ही थे, ये रेलिंग्स बनी हुई थी लेकिन प्लेन थे, इसी तरह से प्लेन ही थे। इसमें बहुत ज्यादा चित्रकारी और बहुत कुछ बनाया नहीं गया था। ठीक है, और कुछ हद तक ये बाम्बू या वुडन फेंस जैसे लगते थे, लकड़ी जैसे लगते थे, लेकिन इनके गेटवे बहुत सुंदर थे। ये जो तोरण है जिसको हम कहते हैं वो बहुत सुंदर थे और चारों कॉर्डिनल डायरेक्शंस में थे, मतलब चारों दिशाओं में थे। अमरावती का जो स्तूप है वो काफी डेकोरेटेड था लेकिन अब नष्ट हो चुका है पूरा। शाहजी की डेयरी ये पेशावर में है, ये भी बहुत एलेबोरेटली कार्ड था, इसमें भी बड़ी सारी नक्काशी चित्रकारियां करी गई थी, लेकिन ये भी काफी हद तक नष्ट हो चुका है। सांची काफी बचा हुआ है, सबसे ज्यादा बचा हुआ है यही। बरहुत भी ऑलमोस्ट नष्ट ही हो गया है और बरहुत की काफी सारी चीजें तो उठा करके म्यूजियम्स में रखी गई है। जैसे बरहुत का ये जो
जो है तोरण द्वार है, वो तोरण द्वार उठा करके कलकत्ता में रखा हुआ है, कलकत्ता के म्यूजियम में है, ठीक है, बराऊत में नकली रखा हुआ है। लेकिन सांची की खास विशेषता है कि सांची स्तूप में आज भी वही पत्थर लगे हुए हैं जो तब थे, इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसकी सुरक्षा बड़ी जबरदस्त हुई। हम बात करेंगे आगे चल करके कि ऐसा क्या हुआ कि अमरावती का नष्ट हो गया, बराऊत भी काम भर का नष्ट हो गया और सांची फिर भी बचा हुआ है। तो उसके कारण है, उसके कारणों पे बात करते हैं। सबसे पहले अमरावती का ही भाग्य देखते हैं। भाग्य कम दुर्भाग्य ज्यादा था कि अमरावती का स्तूप हाईली एलिब्रेटेड और बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होने के बावजूद भी खत्म हो गया। सो तो महाचैत्य कहा जाता है इसको, महाचैत्य मतलब बहुत बड़ा चैत्य था। सो नाउ दिस हैज टर्न टू बी अ लिटिल माउंट ओनली, totally denuded from the glory। आज वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। क्यों कंडीशन में नहीं है ऐसी? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो पहला कारण तो ये है कि 1796 में वहां का कोई लोकल राजा था जिसने, जो कि हिंदू था, और मंदिर बनवाने के लिए अमरावती से ज्यादातर पत्थर उसने उखड़वा दिए, इसी से मंदिर बनाओ। उसके बाद 1854 में वहां पर वॉल्टर इलियट साहब पहुंचे, जो कि गुंटूर आंध्र प्रदेश में फिलहाल कमिश्नर के पद पर थे। उन्होंने अमरावती विजिट किया, वहां के स्कल्पचर्स पैनल्स को देखा और वहां से बहुत सारी चीजों को उठा करके मद्रास भेज दिया म्यूजियम में। अब लो, तो जाहिर सी बात है, एक आदमी उसमें से उखाड़ करके मंदिर बनवा रहा है, दूसरा म्यूजियम में भेज रहा है, बचेगा क्या वहां? इसके बाद कर्नल कॉलिन मैकेंजी पहुंचे वहां पे। इन्होंने भी बड़े सारे रिपोर्ट्स लिखे। इनका मन था कि लोगों को बताना कि अमरावती एक अभी भी इतना नष्ट होने के बावजूद भी बढ़िया स्तूप है, इसको बचा लो। लेकिन इनकी रिपोर्ट छपी ही कभी नहीं, और खराब। 1850 में कुछ स्लैब अमरावती से उठा करके एशियाटिक सोसाइटी बंगाल कलकत्ता ले जाया गया, इंडिया ऑफिस मद्रास ले जाया गया, यहाँ तक कि कुछ स्टोन यहाँ से उखाड़ करके लंदन तक ले जाए गए। मतलब खूबसूरत थे, लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी थे वो उस खूबसूरत चीज को उठा उठा करके अपने बंगले की शोभा बढ़ाने में लगा देते थे, अपने घरों में ले जाकर के लगा देते थे। इस तरीके से ये भारतीय अमूल्य धरोहर नष्ट हो गई। एच कोल साहब प्रिजर्वेशन के बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं कि इट सीम्स टू मी अ सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एंशिएंट आर्ट। वो कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत आत्मघाती लगता है और एक बड़ी गंदी पॉलिसी लगती है, इनडिफेंसिबल पॉलिसी लगती है। अगर कोई देश अपनी पुरानी कलात्मक धरोहरों को लूटने देता है, जैसे कि हिंदुस्तान ने किया, यानी हिंदुस्तान के जो पुराने धरोहर थे उसे अंग्रेजों ने लूटा और उठा उठा के अपने घर में ले गए। कोल साहब थोड़े से मतलब थे तो अंग्रेज ये भी, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान की कोई चीज बाहर जाए। उनका मानना था कोई चीज आपको अच्छी लग रही, उसकी नकल मारो, वैसा बना करके अपने घर में लेके जाओ, सॉवनियर के रूप में रखो, लेकिन जो ओरिजिनल चीज है उसको ओरिजिनल प्लेस पे ही रहने दो। अमरावती का स्तूप उठा करके लंदन में लगाने की जरूरत नहीं है। He believed that the museum should have plaster cast facsimiles of sculptures। उनका कहना था कि बहुत बड़ा म्यूजियम बनाने का शौक चलाया हुआ है तो एक शौक को पूरा करो, लेकिन कैसे? प्लास्टर कास्ट बनाओ, पीओपी से बनवा लो, वैसा ही रखो। ओरिजिनल शुड ऑलवेज रिमेन वेयर दे हैड बीन फाउंड। जहां बनाया गया था वहीं पर इसको रहने दो, उसका अपमान मत करो। बट अनफॉर्चुनेटली कोल डिड नॉट सक्सीड इन कन्विंसिंग द अथॉरिटीज अबाउट अमरावती। कोल ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन कोल से पहले ही लोग वहां से उखाड़ उखाड़ के पत्थर ले जाना शुरू किए और वो सक्सेस नहीं हो पाए कि जो है इन सिचुएशन या इन सिटू जिसको हम कहते हैं कि जो जहां का है वहीं रह जाए, ये चाह तो रहे थे लेकिन करवा नहीं पाए, खास करके अमरावती के केस में। इसके अलावा चोरों ने भी बहुत अमरावती को नुकसान पहुंचाया। जब देखा राजा महाराजा खुद ही उठा के ले जा रहे हैं, तो लोगों को भी जब जरूरत पड़ी तो वो भी ईंट पत्थर वहीं से उठा लिए, इस तरीके से नष्ट हो गया। भोपाल में खास करके जो सांची का स्तूप है वो बचा रह गया। और वो बचा क्यों रह गया? क्योंकि बेगम्स जो थी भोपाल की, उन्होंने, वो भले ही मुसलमान थी लेकिन उन्होंने इसे ना तो हिंदुओं की विरासत समझा, ना बौद्धों की समझा और ना मुसलमानों की समझा। उसे इन्होंने समझा कि देश की विरासत है
इसलिए इसकी सुरक्षा जरूरी है। और ये बढ़िया काम किया था भोपाल की बेगमों ने, खास करके शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने, और इनकी मदद की वजह से, इनकी कोशिशों की वजह से सांची का स्तूप आज भी वैसे खड़ा है जैसे पहले था। तो we'll study about Sanchi Stupa and its preservation in the next class. Okay.